मैंने 16 साल की उम्र में मैट्रिक इम्तिहान में अपने इर्द गिर्द के सब देहात में टॉप किया था। माँ की खुशी दीदनी थी और उसकी खुशी के आंसू थे कि थम के न देते थे। माँ ने गांव के हलवाई से मिठाई ला के दी और मुझे कहा, जा अपने चाचा को खुद जाके खुशखबरी दे। तबस्सुम बीबी को भी बताना। वो दिन रात दुआएं करती आई। तू इस कामयाबी को अपना ना समझ, इस हवेली वालों का एहसान है जो हम कभी ना उतार सकेंगे। हालांकि तब तक मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि ये बात समझने लगी थी। मेरी माँ ने इस एहसान की अथरा कीमत अदा की है, लेकिन ये भी एहसास था, एहसान ऐसे थोड़ी उतरता है। मेरा हाथ माँ के बराबर आ चुका था और हम दोनों साथ खड़ी हों तो एक दूसरे की बहनें लगती थी। सच में मैं अपनी माँ की टीटो कापी हूँ। चूँकि माँ मुझसे 15 साल बड़ी थी और फिर चाचा जलाल ने जिस तरह हमें सब फिक्रों से आज़ाद कर रखा था, माँ की जवानी मुझसे भी बढ़ के थी। मैं कली थी तो माँ खिला हुआ गुलाब थी, इसकी खुशबू कली से बढ़ के होती है। तबस्सुम बीबी इन बरसों में मजीद बिस्तर से लग गई थी। वो बड़ी शफीक औरत थी। खुदा वरी रहमत करे, मैं जब उनसे मिलने गई उन्होंने अपनी बेटियों की तरह मुझसे प्यार किया। कभी कभी अम्मा से छुप कर मेरे हाथ पर कुछ करेंसी नोट रख देती। ये कहते, अब तो बड़ी हो गई है, तेरी सहेलियां भी होंगी, तेरे खर्चे भी होंगे, मुझसे मांग लिया कर, मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ। एक बार पहले जब माँ ने चाची तबस्सुम को मेरी बलूगत की खुशखबरी दी थी तो चाची ने मिठाई के पैसे दिए थे। उसे कहा था, मेरी सेहत इजाजत देती तो मैं इसका जश्न मनाती। फिर जरा उदासी से बोली, लेकिन अड़िए यहाँ तो जवानी छुपा के रखना ही अच्छा। हवेली में माँ और चाचा जलाल को लेकर चमगोइयाँ होती थी। अब मुझे इसका मतलब समझ आने लगा था। तबस्सुम चाची के कान में भी तो कुछ पड़ता होगा। मुझे हमेशा उनका ख्याल आता। एक दिन उन्होंने मुझे कह भी दिया, सुन तम्मो, तू बहुत प्यारी और समझदार है। तेरी माँ भी प्यारी है मगर मजबूर है। तू अच्छे से पढ़ लिख जाना, किसी की मोहताजी में ना पड़ना। और सुन, लोगों का काम होता है बक बक करना। किसी की बात सुनकर माँ से बदगुमान मत हो जाना। तो तुझसे प्यार करती और तेरे लिए जान दे सकती है। मुझे वो उस दिन बहुत प्यारी लगी। उन्हें अपनी बीमारी और बेकसी का भी एहसास था। शोहर क्या करता फिरता है, इस पर एतराज करने के बजाय वो इसे कबूल कर चुकी थी। मैं उनके गले लग गई और उन्होंने मेरे कंधों पे अपने आंसू बहा दिए। कितना प्यारा रिश्ता था मेरा उनसे। अम्मा ने मिठाई देने को कहा तो मैंने सर और सीने को दुपट्टे से ढांपा और तबस्सुम बीबी के कमरे में गई। चाचा जलाल और उस खानदान की मेहरबानी थी कि मैं आज इस इम्तिहान में सुरखरू हुई थी। मुझे चाचा पर बड़ा मान था, वो ना होते तो आज मैं ये ना होती। चाची तबस्सुम खुशखबरी सुनकर निहाल हो गई। उनके बीमार चेहरे पर पहली बार रौनक देखी। चीख कर चाचा को आवाज देने लगी कि आओ सुनो तो, कैसी खुशखबरी लाई अपनी सलमा की तम्मो। चाचा जलाल भी इतने ही खुश हुए। आज तो हम कम जातों की खुशी से जैसे हवेली में चरावा हो गया हो। खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं, अपने से कमतर लोगों की खुशी में भी शरीक होते हैं और अपने बड़ेपन को कभी जाहिर नहीं करते। चाचा जलाल ने कहा, इस खुशी में पूरे गांव में देग बांटी जाएगी। आज हमारी तम्मो ने गांव का नाम रोशन कर दिया है। अब वो वादा भूल मत जाना, तुम्हें बड़ी अफसर बनना है। चाचा जलाल खुशी में कह तो रहे थे और मैं बज़ाहिर खुशी से इकरार कर रही थी, लेकिन मन ही मन में फिक्र थी। कॉलेज शहर में है और वहाँ आना जाना, किराया, फीस, ये सब कैसे होगा। अब तो ये नहीं कि चाचा जलाल क़यामत तक हमारी मदद करेंगे। मैंने वापस आके माँ को बताया, चाचा जलाल गांव में देग बांटने का इरादा रखते हैं। माँ ने इस सुनकर खुशी से ऐसे सीना फुलाया जैसे कोई शुक्रगुजार बीवी अपने हसन की तारीफ पर नाज करती हो। पहली बार मुझे उनके नाज करने पे दिल में सारा महसूस हुआ। उससे अगले रोज गाँव में देख तो बती, लेकिन वो मेरे इम्तिहान में पास होने की नहीं थी। चाचा जलाल के वालिद मलिक निहाल खान का इंतकाल हो गया था।
एंड उस रोज जिस दिन मैं मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया नंबर लेकर पास हुई थी, कहते हैं मुसीबत एक बार जिस घर का रास्ता देख ले तो वहाँ बार बार आती है। चाचा जलाल ने इसरार किया कि मुझे कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए और उन्होंने शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों से प्रोस्पेक्टस मंगवा के मेरे दाखिला फॉर्म भी जमा करवा दिए। जिस रोज शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में मेरे दाखिले की खुशखबरी मिली, उस रात तबस्सुम बीबी, जिन्हें मैं चाची कहने लगी थी, उनका बुलावा आ गया। खुदा ने उनको बरसों की तकलीफों से निजात दे दी। सच में मुझे उनकी मौत पर वैसे ही दुख हुआ जैसे कोई सदा फौत हो जाए। उसके साथ साथ मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई में खुशी की एक नहायत मध्यम सी रोशनी की लकीर चल रही थी कि आप चाचा जलाल एक पक्की वास को अपना लेंगे। चाचा जलाल की 2 बड़ी बहनें शहर में भी आई थी। जनाजे और बाद की रसूमात तक वो हवेली में आ ठहरी। दोनों बहनों के चेहरों पर हर वक्त एक खास दुरुस्ती छाई रहती, एक रौनक सी। लगता ही नहीं था कि वो मलक निहाल जैसे हमदर्द इंसान की बेटियां या मलक जलाल जैसे दयालु की बहनें हैं। सो की तकरीबात ने मैं ज्यादातर माँ के साथ हवेली के काम काज में हाथ बटाती रही। एक आता तो एक जाता। हवेली में भीड़ खत्म होने को न आती थी और उनकी खिदमतगारी भी जारी थी। मुझे आमतौर पर इतने कामों की आदत ना थी, तो थकन का यह आलम होता कि रात को बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती। पहले जुमेरात का खत्म था, मैं जनान खाने में माँ का हाथ बता रही थी। ऐसे में माँ ने मुझे अलग करके कहा, देख अपने चाचा को, इतनी भाग दौड़ में उन्होंने खाना भी खाया या नहीं, पता करो क्या, सब छोड़ कर पहले पेट भर ले, तेरी बात सुनेंगे। मैं पता करने चाची तबस्सुम के कमरे की तरफ गई जहाँ चाचा जलाल हो सकते थे। मैं बाहर ही थी कि मुझे अंदर से उनकी बहनों की बातें करने की आवाजें आई। बैठते गई, जब कानों में जुमला पड़ा, देख जलाले, हम तेरी बहनें हैं, माँ जाई है, हम तेरे दुश्मन नहीं। समझ आती है जब तबस्सुम बीमार थी तो तेरा ध्यान इधर उधर भटक गया। पक्की बातों से दिल दहलाया जा सकता है, उन्हें खानदान की इज्जत बनाकर नहीं लाया जा सकता। तू ये गलती ना करना, बाप दादा का नाम मत डुबोना। चाचा जलाल की जुमलाई आवाज आई, बाजी किसने कहा मैं ऐसा कर रहा हूँ? मुझे खानदान की इज्जत की परवाह है। ये कौन आपके कान भरता रहता है? हवेली की मुलाजिम? दूसरी बहन की आवाज आई, कोई भी भरेक है इस हवेली का खैर खा। पूरे पिन को पता है, यहाँ तक हमें खबर आ जाती है। अरे देखो तो, उसकी बेटी उसके कद को पहुंच गई है, लेकिन उसकी जुबानी है कि बेटी से भी चारात आ गए। पहले बोली, हाँ, और पक्की वास की बेटी, वो चाचा कहती है इसे। अच्छी बात है, मुलाजिम को इज्जत देनी चाहिए। ये इसकी तालीम का खर्चा तू भर रहा है तो ठीक है, लेकिन भर ले, मगर कोई ऐसा फैसला मत करना कि तेरी बहनें इस घर का रुख न करे। हम उस पक्की वास को, क्या नाम है उसका, हाँ सलमा, उसको अपनी बहन तबस्सुम की जगह बर्दाश्त नहीं करेंगी। बाजी बस भी कर दो, ये कौन सा मौका है इन बातों का? चाचा जलाल की आवाज में तिलमिलाहट बढ़ गई थी। मैं उन्हीं कदमों वापस हो गई। मेरे दिल में मुझे नन्ही सी किरण अंदर ही अंदर रोशन हो रही थी। वो ऐसे बुझ गई जैसे फूंक मार के चिराग बुझा दिया जाए। मेरी माँ पक्की वास कबीले से थी और मैं भी पक्की वास कबीले से। तबस्सुम चाची की वफात के बाद हवेली ने एक अजीब सा नाका था। चाचा जलाल की बहनें शहर लौट गई थी। जलाल चाचा दिन रात हवेली में पड़े रहते। तबस्सुम चाची का गम उन्होंने उनके जाने के बाद और ज्यादा तारी कर लिया था। मैं उन दिनों कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, यूनिफॉर्म सिलवा लिया था। पप्पू और सकीना जो मेरे बचपन के संगी साथी थे, वो भी अब बड़े हो चुके थे। मैं उनसे वैसे ही प्यार से मिलती थी जैसे बचपन के दोस्त हों, मगर मेरे तालीम हासिल करने से और उनके अनपढ़ रह जाने से सोच का एक फासला तो पैदा हो चुका था जो फितरी था। पप्पू अपने हम उम्र लड़कों के साथ आवारा गर्दी करता, वक्त ज़ाया करता था। मैंने एक दो बार उसे समझाया भी कि कोई हुनर सीख ले, मगर उसने एक मेम साहब कहकर मेरा मजाक उड़ा दिया। एक शाम को पप्पू मिला। अब वो 18 साल पार कर चुका था। ओए टम्मो मैडम, सुना है अब तू कॉलेज जा रही है? उसने मेरा रास्ता रोका।
मैंने कहा हाँ। मैंने जान छुड़ाना चाहिए क्योंकि मुझे उसका अंदाज अच्छा नहीं लगा था। रुकना। उसे मेरा बाजू पकड़ा। इतनी बड़ी हो गई है, पहचान में नहीं आती। मुझे घबराहट हुई। हाथ छोड़ पप्पू। छोड़ दूं? मलक जलाल खान के सहारे इतनी अकड़ आ गई है। वो करीब हुआ तो मुझे इसके मुंह से बदबू आई। तूने शराब पी है? पप्पू से मुझे ये तवक्को नहीं थी। वो जैसा भी था उसने कभी कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की थी जिससे मुझे उलझन होती। पी है तो क्या ताने में रपट कराएगी? पप्पू मेरा हाथ छोड़। ना छोड़ूं तो फिर? छोड़ दे वरना। मैं इतना कहकर चुप कर गई। वरना क्या? माँ से कहकर मलक जलाल से पिटवाएगी? वो तेरी माँ का। पप्पू बुरी तरह बहका हुआ था। मैं जोर से चीखी, छोड़ दे पप्पू मेरा हाथ। इससे पहले कि पप्पू को जवाब देता चाचा जलाल की गिरफ्तार आवाज सुनाई दी, पप्पू। पप्पू ने आवाज सुन के यूं कलाई छोड़ी जैसे से करंट लगा हो। उसका सारा नशा हरण हो गया। एकदम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर दफा हो जाए यहाँ से फौरन, और आइंदा तुझे इसके आस पास भी देखा तू अपनी माँ के डैन सुनने को जिंदा नहीं होगा। माई बाप गलती होगी, मेरी क्या मजाल। पप्पू किसी खारे इस्तदाब कुत्ते की तरह माँ से भागा जिसे पत्थर मार के मगाया गया हो। जिल्लत के एहसास से करीना कांप रही थी। चाचा जलाल ने मेरी हालत देखकर पूछा, तुम ठीक हो? बस इतना ही पूछना था कि मैं दिलक के रोने लग पड़ी। मलक जलाल खान जैसा कदपुत वाला जवान ये देख कर गड़बड़ाते करीब आया और कहा, अरे क्या हो गया? अब तो सब ठीक है? बता दिया मैंने उसे। मैंने 2 कदम लिए और मलक जलाल खान के सीने से लग गई। चाचा, मुझे बहुत डर लग गया था। चाचा जलाल पहले तो साकत हो गए, फिर उन्होंने बहुत एहतियात से मेरे सर पे हाथ रखा, बिल्कुल बाप जैसा हाथ। उनके कुर्ते से वही इत्र की खुशबू आ रही थी, वही खुशबू जो पहली बार भैंसों के बारे की कोठरी में माँ के बदन से सूंघी थी। फिर मलक जलाल ने जब मैं 6 साल की बच्ची थी मुझे गोद में उठाया था तो उनके बदन से आई थी। वही इत्र जब पहली बार मुझे पीरियड्स होने पर घर आई तो माँ के बदन से आई थी और मुझे उबकाई आ गई थी। ये खुशबू मेरी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने सोचा इस खुशबू में मेरा सुकून है, इस खुशबू के साथ तहफ्फुज़ का एहसास जुड़ा हुआ है, ये खुशबू मेरा घर है। चाचा जलाल ने तसल्ली दी, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। मैंने आंखें बंद कर ली। उस लम्हे मुझे लगा दुनिया में सबसे महफूज ज़िदा यही है, इस शख्स की मौजूदगी, इसकी आवाज़, इसकी खुशबू और ये। मैंने सुबोशी में कहा, मुझे आपकी इस खुशबू से बहुत सुकून मिलता है। उन्होंने झटके से मुझे खुद से अलग किया। चेहरे पे अजीब कश्मकश थी। तम्मो, तुम अब बड़ी हो गई हो, ऐसे नहीं गले लगते लोग बातें करेंगे। करने दे बातें, आप ही तो कहते हैं आप मेरे चचा हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन एक हाथ में रह के। वो मुड़कर चलेगी, जाते जाते रुके, पीछे मुड़कर बोले, कल से ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ा करेगा, अकेले मत जाना। वो ये कहकर चलेगी। मैं वहीं खड़ी रही। दिल में एक तूफान था जिसकी सिर्फ मुझे खबर थी। ये तहफ्फुज़ था, ये कुछ और, ये बाप जैसी शफ़क़त थी या? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं, ये सिर्फ तहफ्फुज़ नहीं था, ये वो पहली बार था जब मैंने मांगा था। पहली बार था कि मैंने चाहा था कोई मेरी मदद को आए, मेरी हिफाजत करे। जिस बुत पर मेरा भरम था वो ही मेरी मदद को आया। मलक जलाल खान अपनी शान से हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। हवेली के बड़े से अहाते के बीचों बीच फवारा अपनी बुलंद धार में यूं बह रहा था कि पानी फवारे के दरमियान पत्थर के सनम को भिगो रहा था, जैसे उस पर मोहब्बत की बरसात हो रही हो और वो उससे बेखबर हो। मेरे दिल ने मुझसे सवाल किया, क्या तुझे इस पत्थर के सनम से मोहब्बत हो गई है? मैंने ज़ेरे लब दिल को कहा, हाँ। आप सुन रहे थे अंत ही कहानी पर टिम्मी की दास्तान। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली किस्त छूट ना जाए।